नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 का अग्निपथ और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 से पहले बिजली नहीं दे रहे थे अखिलेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, उन्होंने ये भी कहा कि जो बिजली नहीं देते थे वो मुफ्त क्या देंगे। हमने बिना भेदभाव के काम किए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि 3 साल में गंगा एक्सप्रेसवे का काम पूरा होगा। कोरोना काल के समय विपक्ष गायब था। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि कोरोना काल में बीजेपी सेवा भाव से लगी थी। बीजेपी कार्यकर्ता गरीबों की मदद कर रहे थे। डबल इंजन सरकार में डबल राशन दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगों को भुला नहीं जा सकता है। दंगे में निर्दोष लोगों की जान भी गई थी। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि निर्दोष लोगों के खून से इनकी टोपी लाल है। ये बड़े उन्होंने बयान दिए। उन्होंने ये भी कहा कि दंगे आतंक पलायन के जिम्मेदारों को टिकट दे रही है सपा। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के समय ऐसे लोग फिर मैदान में आए हैं और इस पर पेशेवर अपराधी माफिया फिर खौफ फैलाने की कोशिश करेंगे। चुनाव के समय खौफ फैलाने की कोशिश एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी। जो बिजली नहीं दे सकते थे वे आज कह रहे हैं कि मुफ्त में बिजली दे देंगे। कहां से दे देंगे? वे जब पैसा लेके बिजली नहीं देते थे, फ्री में बिजली का बिल वसूली करते थे, बिजली न देकर के बिल वसूली करते थे। तुम जनता के संकट में सहयोगी नहीं बन सकते, साथी नहीं बन सकते और चुनाव के समय बेवकूफ बनाने के लिए आ जाओगे तो जनता भी तुम्हें वही ठेंगा दिखाने का काम करेगी। कोरोना कालखंड में इनका कहीं पता नहीं था, न कांग्रेस, न सपा, न बसपा, कोई या किसी का था पता नहीं। संकट का साथी या तो केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र और प्रदेश की सरकार थी। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है कि दंगों के कारण मारे गए निर्दोष हिंदुओं की खून से जिनकी टोपियां दागी हुई हो, रंगी हुई हो और राम भक्तों की, निर्दोष राम भक्तों पर गोलियों से जिनकी टोपियां रंगी हुई हो, वे लोग आज शांति और सौहार्द का उपदेश देकर के ऐसे दे रहे हैं जैसे यूपी विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तहत 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर सवाल भी उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल पूरी तरह से उफान पर है। सभी राजनीतिक दल तैयारियों को मूर्त रूप देने में लगी हुई हैं। इस बीच एक दल ऐसा भी है जिसके परफॉर्मेंस को लेकर एक रहस्य बना हुआ है। दरअसल AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ओवैसी की पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तहत 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन यूपी चुनाव में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठना लाजमी है। यूपी चुनाव का दंगल जारी है, सभी पार्टियां इसके लिए तैयारी में जुट गई हैं। इस बीच AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तहत 403 सीटों पर ताल ठोकने के लिए तैयार है। कल जब अखिलेश यादव साहब और जनाब जयंत चौधरी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप ही के मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि मुसलमानों को आपने टिकट क्यों काट दिया, आपकी पार्टी के, उनके समाजवादी के, RLD। तो उन्होंने कहा गंगा जमुनी तहजीब। ये कौन सी गंगा जमुनी तहजीब है कि मुजफ्फरनगर ज़िले में जो आपकी पार्टी के लोग बरसों से काम कर रहे हैं, आप उन्हीं को उनका टिकट काट देते हैं। और फिर ये बात बिल्कुल सच है कि आजमगढ़, जहाँ से अखिलेश यादव वहाँ के सांसद हैं, MP हैं, उन्होंने रमाकांत यादव साहब को टिकट दिया। उन्होंने जो ये बात कहकर उन्होंने बीजेपी को एक बहुत बड़ा हैंडल दे दिया, इलेक्शन में एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया। और इस बात को यकीन कर लीजिए कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान या मोहम्मद अली जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, सन 57 की जंग आज़ादी में जिहाद का फतवा दिया हमारे उलेमाओं ने, काला पानी की सज़ाएं काटी, मुजाहिदीन आज़ादी के साथ लाठियां खाई। जिसको ये लोग महसूस नहीं कर रहे हैं तो महसूस करेंगे
ये लोग जो अपने दिमागों में जो महल बनाकर बैठे हैं ना कि इनको दरी बिछाएंगे, इनको दरवाजे के बाहर खड़ा करेंगे, तो तमाम महल की बुनियादें हिलना शुरू हो चुकी हैं और इंशाल्लाह चुनाव के बाद ये महल मिस्मार हो जाएंगे, गिरेंगे इंशाल्लाह। पुलिस ने मुरादाबाद के ईदगाह में 400 मुसलमानों को पुलिस फायरिंग से मरवाया। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर का कांड दिया। आज़ादी के बाद पार्टीशन में भी इतने मुसलमान बेघर नहीं हुए, 50,000 मुसलमान बेघर हुए। चैलेंज करता हूं, अखिलेश यादव ने अपने दौरे हुकूमत में जब वो मुख्यमंत्री चार्जशीट क्यों नहीं डाली? उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस का प्रोसिक्यूशन की इजाजत क्यों नहीं दी? ये उन्होंने किया। और आपने कितने स्कूल खोले, आपने कितने मुस्लिम बाहुल इलाकों में डेवलपमेंट करवाया। चलिए फिरोजाबाद मेरे साथ चल के देखते हैं फिरोजाबाद में क्या गंदगी है। चलिए मीरठ जहां पर आपका विधायक है, क्या कचरे के अंबार ढेर लगे हुए हैं। आपने क्या किया बताइए ना। आपको जब 5 साल मिले आपने कुछ नहीं किया। मुलायम सिंह यादव की सरकार रही, आपने कुछ नहीं किया। डेटा बता रहा है कि इन दोनों पार्टियों ने और बसपा ने मिलकर मुसलमानों के लिए जो सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सबका हुआ, आपकी सरकारों ने नहीं किया। वहीं ओवैसी से एक सवाल में जब पूछा गया कि मुख्य विपक्ष के बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप विपक्ष को चुन नहीं सकते। जिस विधानसभा में हमारे उम्मीदवार होंगे उनसे मुकाबला होगा, चाहे वो जिस भी पार्टी के हों। लक्ष्य इस वक्त यही है कि बीजेपी की दोबारा सरकार में हमारे प्रत्याशी कामयाब हैं और बीजेपी सत्ता में। हमारी कोशिश है कि जनता दोबारा बीजेपी को यूपी में सत्ता न दे और यही फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार न बने। खैर, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता ये बखूबी जानती है किसे सिंहासन पर बैठाना है, किसे सिंहासन पर नहीं बैठाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बीएसपी छोड़कर पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनको प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने शामिल कराया है। हमारे संवाददाता रजनीश ने उनसे खास बातचीत की। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। विधानसभा के चुनाव में आने जाने का दौर जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रंगनाथ मिश्रा है। रंगनाथ मिश्रा पहले भारतीय जनता पार्टी में भी रहे और यहाँ गृह राज्य मंत्री राजनाथ सिंह के जमाने में रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी से ये दूर होते चले गए, ऊर्जा मंत्री रहे और बाद में भारतीय जनता बसपा में गए जहाँ माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी रहे। आरोप भी रहा, प्रत्यारोप भी रहा। खैर, आरोप प्रत्यारोप पे बाद में बात करेंगे। आज ज्वाइनिंग हो रही है, घर वापसी इसको कैसे लें? इसमें दो राय नहीं कि हम लोग विद्यार्थी परिषद से चल करके फिर बीजेपी में इतने बड़े पद पर रहे, विधायक भी रहे बीजेपी से 2 बार। एक जो माफियाओं से लड़ाई शुरू हुई हमारे भदोही जनपद में और सेवापुरी में, उसके कारण मैं जरूर बसपा में गया। कोई सिद्धांत के आधार पर नहीं गया था, बल्कि उस माफियाओं से लड़ने के लिए मैं गया था। मेरा शरीर जरूर बसपा में था, लेकिन मेरा दिल और मेरा मन भारतीय जनता पार्टी में ही रहा, क्योंकि हम लोगों के संस्कार ही ऐसे थे। और वहां भी मैं जिस ढंग से काम किया वो आप सबको पता ही। रंगनाथ जी, चुनाव लड़ेंगे? पार्टी जो तय करेगी वो किया जाएगा। देखिए, एक सबसे बड़ा करप्शन का चार्ज रहा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जीरो टॉलरेंस की बात करती रही है। जाहिर सी बात है, जब आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा है कि जिस पर करप्शन का चार्ज रहा, भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है ज्वाइन करने। देखिए, मेरे ऊपर जो करप्शन के चार्ज थे वो बदले की भावना से थे। मेरे ऊपर 2012 में जो भी मुकदमे लगाए गए वो बदले की भावना से लगाए गए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने माफियाओं के दबाव मेरे ऊपर FIR लॉन्च किया और उसके लिए मैंने किसी से सिफारिश नहीं की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रंगनाथ मिश्रा जी थे। उन्होंने कहा कि जो मुकदमा हुआ था सरकार ने उसको पूर्व नियोजित साजिश के तहत मुकदमा हुआ था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में आज इनकी ज्वाइनिंग हो गई है। देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी इन पर 2022 में विधानसभा चुनाव में दाव लगाती है कि नहीं लगाती है। सहयोगी सिद्धार्थ के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहने वाले शायर मुन्नुवर राणा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चरण के मतदान से पहले फिर बेहद विवादित बयान दिया है।
पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सूबे में अगर फिर से योगी सरकार आती है तो वह पलायन कर जाएंगे। लेकिन वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आएंगे तो योगी ही, अगर उनको बहुत डर है तो प्रदेश नहीं देश छोड़कर भी जा सकते हैं। पलायन पर सियासत मुनव्वर राणा के बड़े बोल देखने को मिले। देखिए, वो मुनव्वर राणा की बात बिल्कुल मुझे लगता है कि सही साबित होने वाली, जैसा वो सोचते हैं वैसा ही होने वाला। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है। और अगर उन्हें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पे विश्वास नहीं है तो वो स्वतंत्र है। प्रदेश छोड़ने के लिए क्या, देश छोड़ दें, जहां अलोकतांत्रिक सरकारें हो वहां जाने के लिए वो स्वतंत्र है। और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने खुद मन बना लिया है तो उसके लिए जल्दी बिस्तर बोरिया समेट लेना चाहिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति को, खास तौर पे अगर वो विद्वान है, शायर है, जिस पे इल्म हो, उसे इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्द वाक्य प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है भारत में, और बहुमत से कोई सरकार अगर चुनी जाती है तो उसके लिए इतनी असहिष्णुता दिखाने की किसी को आवश्यकता नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो संविधान का अपमान है, और संविधान उतना ही पवित्र है इस देश के लिए जितना पवित्र कुरान है। इसलिए मुनव्वर राणा को कम से कम अपने दानिशमंद होने का, दानिश्वर होने का एक जो उनकी ख्याति है उसके खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए। खुद अपने खिलाफ खड़े हो रहे हैं वो, ये अनुचित बात है। और पार्टियों में उनको पता है कि भारत में जब कोई पार्टी जीतती है तो पार्टी का जो संसदीय दल है और जो विधायक दल है वो तय करता है कौन मुख्यमंत्री होगा। इस तरह की उनकी भाषा चुनाव के लिए ठीक नहीं है, खासतौर पर चुनाव के मौके पर उनको नहीं बोलना चाहिए, अनुचित है, और मैं ऐसे बयान की निंदा करता हूं। विधानसभा चुनाव में पलायन का जीन एक बार फिर अपने चिराग से बाहर निकल गया है। प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा का कहना है कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश छोड़ के पलायन कर जाएंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी लेते हुए कहा कि आएंगे तो योगी ही, और उनको प्रदेश नहीं, अगर जाना है तो देश भी छोड़ के उस देश में जा सकते हैं जहां पे और लोकतांत्रिक सरकारें हैं। सहयोगी सिद्धार्थ के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज। तो वहीं इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि ने, आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। दिल्ली बॉर्डर पर करीब 1 साल से ज्यादा तक धरना चला किसानों का, और जिसमें एक बड़े किसान नेता के रूप में उभर के आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद, बातचीत करेंगे। इंडिया न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपका जो आंदोलन था, 3 कृषि कानून थे, वो भी वापस हो गए। पहले तो ये बताइएगा कि कितनी कुछ मांगे थी जो अभी रह गई हैं? देखो, ये तो 3 जो कानून आए थे, ये तो एक नई बीमारी थी किसानों के लिए, वो बीमारी वापसी हुई। लेकिन जो मौजूदा बीमारी है वो अभी चालू है, उसका इलाज नहीं हुआ। उसका इलाज होगा पार्लियामेंट से। किसान की बीमारी का इलाज है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट है इसका हॉस्पिटल। फसलों के दाम का एक बड़ा सवाल है, एमएसपी गारंटी कानून बने, उसके लिए एक कमेटी बनाने की बात करी थी भारत सरकार ने, वो कमेटी नहीं बनाई है अभी, वो एक बड़ा सवाल है। 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं, अब तो तारीखें भी आ चुकी हैं, लगातार चुनाव में भी जो नेता है वो भी जा रहे हैं चुनाव प्रचार में। क्या लगता है कि इस बार किसानों का, क्योंकि बड़ा आंदोलन भी रहा है, उसका भी कुछ असर इसमें देखने को मिलेगा? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? चुनाव में तो मुद्दे भाई 13 महीने जो मुद्दे रहे वही रहेंगे। लोग इनसे क्वेश्चन करेंगे, जब ये गांव में जाएंगे तो लोग इनसे सवाल जवाब करते हैं, तो उसका जवाब देना चाहिए इनको। मुद्दे तो जो पैदा करें मुद्दे तो वही रहेंगे। फसलें कम रेट पे बिकती है, दूध का व्यापार करने वाली महिलाएं जिनके पास में जमीन भी नहीं है, दूध 22-25 रुपया लीटर है, और कोल्ड ड्रिंक देश में 48 रुपया लीटर बिकती हो, तो क्या होगा? एक बार गांव में जाएंगे, बिजली, एक पंखा और बत्ती कोई जलाता है तो 1200 रुपया महीना आता है, तो महंगी है बिजली भी। सिलेंडर 400 रुपये का था, 1000 रुपये का हो गया, कौन भरवाला? जंगल कटने लग रहे हैं। फिर रोटी बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, या गैस महंगी होगी तो लकड़ उसमें यूज हो रहे, जंगल काटते जा रहे हैं। जो जाट समुदाय है उस पर लगातार फोकस है नेताओं का। अगर बात करें तो आरएलडी समाजवादी पार्टी साथ में है, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है उस पर लगातार नज़र बनी हुई है। अमित शाह भी दौरा कर रहे हैं, योगी जी भी दौरा कर रहे हैं। कैसे देखते हैं कि किसको मदद मिलेगी? किसी
जाति की वे बात करते हो तो जातीय संगठन देश में बने हुए हैं, तो उनको बता सकते हैं। हम तो जाति संगठन पर हम काम करते नहीं, हमारे तो उसमें सब जातियों के लोग रहते हैं, हमको पता भी नहीं रहता है कि कौन किस जाति का है। एक हमने आगरा में एक अध्यक्ष बनाया, तो हमको 2 साल बाद में पता चला कि इसकी जाति कौन सी। तो हम जातियों पर काम नहीं करते, आदमी ठीक काम करता है तो उस पर काम करते हैं। तो जाति का कोई संगठन होगा तो वो बता सकता है इसको। एक बड़ा आंदोलन किया आपने, आपके साथ बहुत सारे किसान भी थे, आप उसमें एक बड़ा चेहरा निकलकर सामने आए। क्या लगता है कि जो चुनाव है उस चुनाव में क्या आप किसी का समर्थन करें, किसी पार्टी का? 13 महीने आंदोलन चलाने के बाद में हम चुनाव में किसका समर्थन करें किसका न करें तो जनता अपने आप देख लेगी। हमारा चुनाव का काम नहीं है, हमारा है मूवमेंट का काम। चुनाव का काम तो पॉलिटिकल पार्टी वाले बहुत है, ये देख लेंगे, एक आधा काम तो इन पर भी देख लेने दो इनको। लेकिन भाजपा के नेता है वो भी किसानों के बीच जा रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं, जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ में। हाँ, सारे सबको जाना चाहिए किसानों के बीच में। उम्मीद कर रहे हैं आप किसी के साल में एक ही बार तो गाँव में जाते हैं, तो एक बार इनको गाँव में जा लेने दो। हम तो 5 साल रहते हैं इनके बीच में गाँव में, तो एक बार इनको भी जाना चाहिए। क्योंकि जो वादा करेगा, जिसकी सरकार आएगी, फिर जनता उसी से बुझ जाएगी। हम चुनाव में नहीं, हम तो आंदोलन के लोग हैं। सरकार किसी की भी आओ, हम अपना गांव, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, इनका मुद्दा रखेंगे। लेकिन बड़ा आंदोलन रहा, किसान लगातार 13 महीने तक धरने पर रहे हैं। कई सारे लोगों की शहीद भी हुए, कई लोगों की जाने भी गई, उसमें कई सारे परिवार थे उससे प्रभावित भी हुए हैं। लेकिन उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, किसानों पर बड़ी नज़र लगी हुई है, नेताओं की, पार्टियों की भी। अगर लगता है कि 320 यूनिट बिजली का भी कहा जा रहा है, किसानों के लिए भी लगातार कहा जा रहा है, आप लोगों का फोकस वैसे कहीं ना कहीं कुछ किसी से बातचीत हो रही होगी? नहीं, हमारी किसी से बातचीत नहीं हो रही। आपस में लोग चर्चाएं करते होंगे। से ये रहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी गांव को फोकस करना शुरू किया है, तो ये एक आंदोलन से बड़ी चीज हुई कि पॉलिटिकल पार्टी गांव को फोकस कर रही है। तो जो फोकस कर रही है, जिसकी सरकार आ जाएगी, जो अपने वादे किए हैं उन वादों को पूरा करें। एमएसपी को लेकर भी लगातार आप अपनी बात उठाते रहे हैं, कुछ उम्मीद लग रही है आपको? कुछ एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए, उसकी एक कमेटी भारत सरकार ने बनाने की बात की थी, वह कमेटी नहीं बनाई। उसी के लिए 31 जनवरी को पूरे देश भर में डीएम, डीसी, एसडीएम, इनके यहाँ पे एक प्रोग्राम होगा, वहाँ से ज्ञापन दिए जाएंगे भारत सरकार के नाम, उस पर कमेटी बनाए। मिला के माना जाए तो किसी पार्टी को आपको समर्थन है या नहीं? नहीं, हमारा किसी को नहीं भाई। 13 महीने आंदोलन चला के भी अगर समर्थन की बात करनी पड़ी तो फिर तो हम इलेक्शन में ही ना जाते। इलेक्शन का हमारा मैटर ही नहीं है, हमारा है मूवमेंट का। तो जाहिर है ये से रखे टिकैत तो साफ तौर पे अगर बात करें 13 महीने तक आंदोलन करने के बाद एक बड़ा चेहरा के रूप में सामने दिख रहा है। हालांकि किसी भी पार्टी को समर्थन करने का इनका इरादा नहीं है, वहीं कहीं ना कहीं साफ तौर पे इन्होंने राज्य से दूर रहते हुए साफ किया है कि जो किसानों की बात करेगा लोग उन पार्टी का भी समर्थन करेंगे। रवि 22 का अग्निपथ में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।